तो गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आज मॉर्निंग की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि साइटोलॉजी से रिलेटेड हम 2 वीडियो देख चुके हैं और इन्हीं 2 वीडियोस के अंदर जितनी भी बातें हमने सीखी हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में आए हैं जिन एग्जाम्स में बायोलॉजी एक बड़े लेवल पे आती है, या ऐसे एग्जाम्स में आए हैं जिन एग्जाम्स में जनरल साइंस अच्छे नंबर की आती है। तो मैं आप लोगों से केवल इतना कहना चाहूँगा, इन सारे क्वेश्चंस को बड़े इफेक्टिवली सर्च किया गया है और इन क्वेश्चंस को आपको क्यों समझना चाहिए, और अगर आपने सारी वीडियो अच्छी तरह देखी हैं, दोनों वीडियो अच्छी तरह देखी हैं, तो डेफिनेटली आपको इनके आंसर को ढूंढने में या मुझे जवाब देने में, जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा आपके दिमाग में वो आंसर तुरंत क्लिक करेगा अगर आपने वीडियोस अच्छी तरह देखी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये जो क्वेश्चन सर्च किए गए हैं या जिनके लिए मेहनत की जा रही है, ऐसे ही 2-2, 3-3 वीडियोस के बाद उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो कि MCQs में होंगे और आपको उनको समझना है, उनके आंसर ट्राई करने हैं। और अगर कहीं भी आपको लगता है कोई चीज़ मिस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में करके लिखकर आप इस बात के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आज जो क्वेश्चंस लेके आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को आपको पूरे ध्यान से समझना है और आंसर देने के लिए भी कोशिश कीजिएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं साइटोलॉजी से रिलेटेड वो 15 क्वेश्चन जो मैंने इन दोनों टॉपिक से, जिसमें हमने प्रोडक्टिव लेयर के बारे में पढ़ा और सेकंड जिसमें हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन और हैं जो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हैं और वो आए हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहा हूं बिना देरी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ MCQs, जिससे मैं एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे आप तक पहुंचाऊंगा और जिनकी नीड होगी मुझे एक्सप्लेन करने हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, पहला क्वेश्चन इमेजिन कीजिए, क्वेश्चन जो आया है, हु कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म एज सारकोड। यानी कि हमने क्वेश्चन ये है, किसने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड कहा? कौन वो बॉटनिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम से सबसे पहले बताया? तो मैं अगर ऑप्शन दूं, अगर 4 ऑप्शन आपके सामने है, मान लीजिए रॉबर्ट हुक, बी आपके सामने है परकिंजे, सी आपके सामने है हक्सले एंड डी आपके सामने है ड्यूजार्डिन। तो इन चारों में से एक ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहली बार प्रोटोप्लाज्म टेक्नोलॉजी आने से पहले, इस वर्ड के आने से पहले इसे सारकोड नाम दिया था। तो अगर आप इसके आंसर के लिए जाएंगे और अगर आपने आज की वीडियो अच्छी तरह देखी होगी तो आपको आंसर तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा कि वे बॉटनिस्ट जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया था उनका नाम है ड्यूजार्डिन। 1835 में ड्यूजार्डिन ने पहले से सारकोड बोला, उसके बाद परकिंज ने से प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपके समझ में आना चाहिए ऐसे ही। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, ये 15 क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां जनरल साइंस और बायोलॉजी अच्छे लेवल पे आती है वहां पूछे गए हैं। इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, इसका मतलब है सेल वॉल किस पदार्थ के मिलकर बनी होती है? सेल वॉल किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? तो अगर आपको लास्ट हमारा फर्स्ट वीडियो अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने और आपको जानकारी होगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और मैंने आपको बताया भी था कि सेल वॉल किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है। और थोड़ा भी अगर आप लॉजिक यूज करेंगे, ये सेल वॉल किस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, तो उसका आंसर आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि सेल वॉल। अगर मैं 4 ऑप्शन देता हूं कि ऑप्शन से आपको कंटेंट
और इजीली आप आंसर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है। सेल वॉल किससे बनी होती है, तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो वो आंसर है इसका सेलुलोज। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो मिलकर बनी होती है सेलुलोज से। और ये बात मैंने आपको बखूबी अच्छी तरह समझाई थी। पहला क्वेश्चन मैंने बोला प्रोटोप्लाज्म को किसने सारकोड नाम दिया, आंसर इज डुचार्डिन। सेकंड क्वेश्चन वाज दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, आंसर इज सेलुलोज। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन ही आपके लिए आते हैं, हम अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएंगे, और इन्हीं जब आपकी बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप उन सारे क्वेश्चंस को जो मल्टीपल या ऑप्शनल आप पढ़ रहे हो उनको इफेक्टिवली लिख पाते हो, अगर आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। थर्ड क्वेश्चन जो रिलेटेड है इसी से, जो मैं बोलना चाहूंगा, नेम द कार्बोहाइड्रेट, नेम द कार्बोहाइड्रेट that is found in nature at large scale। यानी उस नेम द कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ जो नेचर में लार्जेस्ट या सबसे ज्यादा पाया जाता है, नेचुरल। नेम द, सॉरी एक वर्ड ऐड कर दो इसमें, नेम द नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, उस प्राकृतिक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्योंकि आपको ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है, तो अगर मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, इमेजिन कीजिए मैं आपको बोलता हूं लिपिड, सॉरी सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सेलुलोज, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि इन चारों में से कौन सा नेचुरल है और नेचुरल में से कौन सा ऐसा है जो लार्जेस्ट या मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। तो उसका आंसर होना चाहिए जो करेक्ट होगा, दैट इज सेलुलोज। यानी यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि सेलुलोज ही वह कार्बोहाइड्रेट है जो नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वहीं सेलुलोज वह कार्बोहाइड्रेट है या वह पदार्थ है जिससे सेल वॉल का निर्माण होता है। ये 3 क्वेश्चन आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं ये कहीं ना कहीं किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और ऐसा नहीं किया मैंने कि हम 4-5 या पूरा एक चैप्टर क्लियर कर लें या 4-5 टॉपिक हो जाने के बाद, 4-5 वीडियो हो जाने के बाद तब मैंने आपको क्वेश्चन दिए हो, तो कहीं ना कहीं वो मिसहैपनिंग जनरेट होती है। अभी आपके पास 2 वीडियो पहुंची, 2 वीडियो से रिलेटेड जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो यहाँ पर मैं लेके आ गया हूं। अब आगे बात करेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे जो 4th क्वेश्चन है रिलेटेड टू प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, उन्हीं को लेके आज हम बात कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन जो रिलेटेड है इन्हीं से और इंपॉर्टेंट है वो है वेयर डिड रॉबर्ट हुक, where did Robert Hooke see the cell first या फर्स्टली, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को कहां देखा, उन्हें कहां दिखाई दी, उन्होंने कैसे जाना कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जिसे सेल नाम दिया है, कहां देखा था। और इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने उसे देखा था सबसे पहले कॉर्क ऑफ ट्री, किसमें देखा था, पेड़ के कॉर्क में देखा था, माइक्रोस्कोप से देखा था। और यहां क्लियर हुआ था, एक चीज और क्लियर कर दूं, इट वॉज अ नॉन लिविंग सेल। तो एक और मल्टीपल क्वेश्चन या एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी इट कैसी थी, उसकी कैटेगरी कैसी थी, तो दैट वाज अ नॉन लिविंग सेल जो कॉर्क में देखी थी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 5th क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दे रहा हूं आप लोगों को क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको हम जो मेन फोकस कर रहे हैं दैट आर आंसर इज कॉर्क ऑफ ट्री, और ये आपकी समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड
द वर्ड सेल ओरिएंट फ्रॉम, यानी कि जो उन्होंने सेल को खोजा, किसमें खोजा? कॉर्क ऑफ ट्री में, पेड़ की कॉर्क में खोजा। ये शब्द कहां से आया? सेल वर्ड क्यों लिया उन्होंने? और ये अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत ऐसी बुक्स हैं जिनमें इंडिकेट नहीं किया गया है कि सेल नाम कैसे आया। खोजा किसने मालूम है, कहां खोजा मालूम है, लेकिन क्यों नाम दिया गया ये मैंने आपको बताया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कहां क्यों नाम आया था इसका। तो कुछ चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, बताया गया था कि जहां पर रहते हैं बौद्ध भिक्षु, उस जगह को बोलते हैं सेलुला। सेलुला जैसा जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसका जो स्ट्रक्चर होता है सेलुला का, वैसा ही स्ट्रक्चर था हनीकॉम्ब का, शहद के छत्ते का, जब वो मधुमक्खियां उड़ गई थी। ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने कॉर्क में देखा था कि जब मधुमक्खियां उड़ जाती हैं और जो छत्ता बचता है, वही स्ट्रक्चर दिखाई दिया था उन्हें कॉर्क ऑफ ट्री में। और उसको जब उन्हें कंपेयर किया तो उनके दिमाग को क्लिक किया कि जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस घर को, ऐसे स्ट्रक्चर के घर को सेलुला कहते हैं, तभी ये वर्ड वहां से आया। तो दिस वर्ड इज ओरिएंटेड फ्रॉम द वर्ड सेलुला। सेलुला से ही सेल वर्ड की ओरिएंटेशन हुई है या निकल के आया है। आशा करता हूं ये 6वां क्वेश्चन था, 5वां सॉरी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार कहता रहा हूं, अगर आपने इस चीज को लाइटली लिया है, चैनल को आपने यूं ही सब्सक्राइब कर लिया है कि जितने लोग चल रहे हैं एक और नाम जुड़ जाएगा, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस को देखिए। आप जितने भी अच्छे एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, ये तो शुरुआत है, अभी हमें 2 या 3 दिन हुए हैं। ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे और एक क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आपको केवल और केवल इनको पढ़ना है और उन टॉपिक्स को, वीडियोस को अच्छी तरह देखना है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, हु सेड प्रोटोप्लाज्म एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? Who said protoplasm as the basic unit of life? जीवन की या जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसने कहा? किस बॉटनिस्ट ने कहा? तो अगर मैं बोलूं, क्या वो डेजार्डिन थे, क्या वो परकिंजे थे, हैक्सले थे या वो रॉबर्ट हुक थे? तो आपको क्लिक करना चाहिए। मैंने जब डेजार्डिन के बारे में बात की, जब परकिंजे के बारे में बात की, उसके साथ एक नाम और जोड़ा था जिन्होंने डिफाइन किया था कि अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो लाइफ नहीं है सेल की। तो दैट वाज द थिंग, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दिस टर्मिनोलॉजी या दिस डेफिनेशन इज यूज्ड बाय हक्सले। हक्सले ने कहा था पहली बार कि जीवन का भौतिक आधार होता है प्रोटोप्लाज्म। ये सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो आपको कॉन्सेप्ट जो आपको दिया गया है उसी में से आ रहे हैं, ये कोइंसिडेंट है, ये बार बार पूछे गए हैं, यही बार बार पूछे गए हैं और ये आपके सामने आज मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आगे बढ़ता हूं, आज का 7वां क्वेश्चन। और मैंने अभी एक बात और बोली है आप लोगों से कि यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन टोटल में लिख दूंगा कि एक कुछ क्वेश्चन बच गए या आपको लगा ये पूछे गए हैं और ये आपको आने चाहिए थे, तो आपका सजेशन मैं मांग रहा हूं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेल वॉल है? How many parts does a cell wall have? यानी एक सेल वॉल के कितने भाग होते हैं? अब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, जब आपने कंटेंट पढ़ा होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो सेल वॉल के कितने भाग होते हैं? आपको सेल वॉल का कोई भाग नहीं बताया गया वीडियो में। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यदि कोई चीज छूटती है तो आप मुझे सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
या आपको जितना मैटर मिल रहा है अगर आप उससे खुश हैं तो आपका छूटा हुआ मैटर भी मैं आपके लिए सर्च करूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। लेकिन अगर आप उसमें कमेंट करके मुझे बोलेंगे तो लगेगा कि आप वीडियो को अच्छी तरह देख रहे हैं और आपको वो वीडियो कहीं ना कहीं बेनिफिट दे रही है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको कहीं ट्यूशन की नीड नहीं है, आपको बेसिक साइंस के लिए कहीं जाने की नीड नहीं है, मैं आपकी हेल्प के लिए हूं। तो मैंने पूछा हाउ मेनी पार्ट डज अ सेल वॉल हैव, तो मैं आपको बता दूंगा अ सेल वॉल हैव मेनली 3 पार्ट्स। एक सेल वॉल के 3 भाग होते हैं। क्योंकि हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पढ़ रहे थे, तो ये कंटेंट उस लायक नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने पाया ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक सेल वॉल के कितने भाग होते हैं, तो मैंने सर्च किया, मैंने आपके लिए खोजा और मुझे लगा मुझे आपको देना चाहिए। तो एक सेल वॉल के 3 भाग होते हैं। और अगला क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है, नेम ऑल द 3 पार्ट्स ऑफ अ सेल वॉल। सेल वॉल के उन तीनों भागों के नाम बताओ। ये मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है, पर मैं आपको क्योंकि मुझे देना था, सेल वॉल के 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्ट्स के नाम मैं आपको दे रहा हूं। ये मल्टीपल नहीं है, हो सकता है वो 3-3 करके ऑप्शन में भी दे दे, पर मैं आपको तीनों नाम बता दे रहा हूं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशाभित्ति बोलते हैं इसे। दूसरा सेकंड वन इज मिडिल लैमेली, मिडिल लैमेली मध्य पटलिका, पटलिका इसे हिंदी में लिख दे रहा हूं, परेशान होने की कोई नीड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने निकलेगा नहीं। मिडिल मीन मध्य, प्राइमरी प्राथमिक, सेल वॉल आप जानते हैं कोशाभित्ति, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल, जिसे बोला गया है द्वितीय कोशाभित्ति। कहीं कहीं मिडिल लैमेली को टर्सरी सेल वॉल, सॉरी हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल, 3 सेल वॉल के नाम दे दिए गए हैं, तो घबराने का नहीं है। आपके दिमाग में होना चाहिए सेल वॉल के 3 पार्ट है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशाभित्ति, मिडिल लैमेली मध्य पटलिका, एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी सेल वॉल। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन जो आपको उस वीडियो में नहीं अवेलेबल हो पाए थे, मैंने आपको दिया है। और यही मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज छूटी है और आप उसमें मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो ये आपका मोस्ट वेलकम है मेरी तरफ से। अब अगला क्वेश्चन 9th के लिए मैं जाऊंगा। सॉरी, नेम द जेली कंपाउंड फाउंड इन साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो जेली जैसा है, जेल जैसा है, चिपचिपा है और साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, उस पदार्थ का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए साइटोप्लाज्म के अंदर जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसके अंदर पूरे ऑर्गेनल्स स्कैटर्ड रहते हैं, जो चारों ओर से न्यूक्लियस को कवर करके रखता है। उस पदार्थ का नाम आपको समझ में आना चाहिए था, एंड दैट कंपाउंड इज जनरली नोन एज साइटोसोल। उसे कहते हैं साइटोसोल, यानी साइटोसोल वह पदार्थ है जो साइटोप्लाज्म का भाग बनाता है, जेली वाला भाग बनाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। हाउ मेनी पार्ट डज अ सेल वॉल हैव? अ सेल वॉल हैव 3 पार्ट्स, एंड नेम द 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेल वॉल, second one is middle lैमेली, secondary cell wall, that is third. And the next question is name the jelly compound found in cytoplasm. उस जेली कंपाउंड का नाम बताओ जो सेल वॉल में पाया जाता है। आंसर इज साइटोसोल। तो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहे हैं। आपको वीडियोस को ध्यान से सुनना है और उसके बाद तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अपना 10th क्वेश्चन जो मैं लेके आऊंगा उसमें पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और जो लोग थोड़े से भी केमिस्ट्री के बारे में जानते रखते हैं, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन ये वैल्यू है, ये पीएच स्केल पे आने वाली वैल्यू है जिसपे हम तय करते हैं कि कोई भी पदार्थ हमारे पास या कोई भी
कंपाउंड अगर हमारे पास है तो वो कितना एसिडिक, कितना बेसिक या न्यूट्रल होता है। एसिडिक, बेसिक, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन पता करने का जो पैमाना है दैट इज पीएच स्केल। तो ये क्या पूछ रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताओ। प्रोटोप्लाज्म पढ़ रहे हो ना, तो प्रोटोप्लाज्म का पीएच वैल्यू कितना है, और वो पीएच वैल्यू तय करेगा कि इसकी जो इसका नेचर है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो पीएच वैल्यू जो काउंट की जाती है उसकी दैट इज 6.8। 6.8। अब यहां पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। अगर प्रोटोप्लाज्म की पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू अगर आपको जानकारी हो तो बताइएगा। अगर प्रोटोप्लाज्म की पीएच वैल्यू 6.8 है तो इसका नेचर कैसा होगा, इज इट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसे आप क्या किस कैटेगरी में रखोगे, ये आपको मुझे आंसर देना है कमेंट करके। और जितने लोग वीडियो देखें तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर दें कि ये अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा प्रोटोप्लाज्म। उम्मीद है कल आप इसका आंसर मुझे जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोटोप्लाज्म फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ये पूछा है वह प्रोटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। अब क्योंकि आपने प्रोटोप्लाज्म को अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि प्रोटोप्लाज्म की दो कैटेगरी, दैट फर्स्ट वन साइटोप्लाज्म जो आपको मालूम है, अभी मैंने पढ़ा। एक कैटेगरी और है, वही पाई जाती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसका नाम पूछ रहे हैं, उसका नाम बताइए, वो कैटेगरी क्या है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है और वो प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट है। तो वो आपको आंसर आना चाहिए, तुरंत आंसर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म की वह कैटेगरी है जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। और अगर मैं यही पूछ लूं चलो साइटोप्लाज्म कहां पाया जाता है, तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाता है और उसके अंदर ही सारे ऑर्गेनल स्कैटर्ड रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार और आप जब वीडियो खत्म हो जाए, आप तक पहुंच जाए, एक बार और आप ट्राई करके देखिएगा। आपको बार बार जब आप इसे पढ़ेंगे वीडियोस के थ्रू आपको ये सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। और ये केवल बायोलॉजी की वीडियो नहीं है, ये आपको हर सब्जेक्ट से जो बेसिक साइंस है मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु gave छोड़िए, नेम द साइंटिस्ट who used word protoplasm first। उस साइंटिस्ट का या उस बॉटनिस्ट का नाम बताइए जिसने पहली बार प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। अभी हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन क्या था, सार्कोडी किसने यूज किया था, डिशार्डिन 1835। उसके बाद उसी सार्कोडी को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा था, तुरंत क्लिक करना चाहिए। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, द नेम ऑफ द बॉटनिस्ट वाज परकिंजे वो साइंटिस्ट, वो बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने सार्कोडी को प्रोटोप्लाज्म बोला और इन्होंने कैश कर लिया डिशार्डिन की मेहनत को और खुद प्रोटोप्लाज्म बोलकर पूरा जो आज तक का पूरा माहौल है वो बता दिया कि हाँ भाई, आपको उस लिक्विड को, उस लेयर को जो सेल, एनिमल सेल के अंदर है, उसे आप क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। और अब हम कितने 12 कर चुके हैं, तो मेरे पास अभी इससे रिलेटेड आई हैव 2 more क्वेश्चन। और वो 2 more क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने पूरा ट्राई किया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, कोई भी क्वेश्चन
जो इनसे रिलेटेड हो, छूट ना जाए, वही मैं मेहनत कर रहा हूं। 13 which part of a cell is generally known as gatekeeper of cell? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वह कौन सा भाग है सेल का भाई? बताइए कौन सा भाग है, सोचिए वह कौन सा भाग है जिसे गेटकीपर कहते हैं, हिंदी में दरबान कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको शादी वाला एग्जांपल दिया था कि जो काम गेटकीपर करता है किसके लिए, उस शादी वाले इंसान के लिए, वही काम करता है कोई पार्ट ऐसा है सेल के लिए कि भाई क्या अंदर जाना चाहिए और क्या अंदर नहीं जाना चाहिए, किसे बाहर फेंकना चाहिए, उस पार्ट का नाम पूछ रहे हैं। विच पार्ट ऑफ सेल इज जनरली नोन एज गेटकीपर ऑफ सेल? किसे कोशा का दरबान, कोशा का चौकीदार कहते हैं? आंसर आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, तुरंत मिलना चाहिए। और वो मिलेगा क्या? दैट इज सेल मेम्ब्रेन। और अगर मैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दूं तो किसी को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसे कोशिका झिल्ली कह दूं तो किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। कोशिका झिल्ली बोल लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लीजिए, सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, ये एक ही बात है और यही दरबान कहलाती है, क्योंकि यही अलाउ करती है, यही मना करती है। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि भाई बताइए व्हाट आर द कंपोनेंट प्लाज्मा, नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं सिंपल वे में, मतलब सिंपल लैंग्वेज यूज करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जनरली मेड अप ऑफ, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो आपने ऊपर बताई कोशिका झिल्ली, किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है? सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? कोई जरूरत नहीं है बताने की, आपको मालूम है किससे मिलकर बनी होती है, आपको मालूम है और अच्छी तरह समझ चुके हैं आप। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ पदार्थ से मिलकर बनती है जिनको आपको जानना चाहिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाते हैं और वही उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। एंड दैट इज दीज आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मेन तो यही है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलकर बनती है लिपिड से, प्रोटीन से और थोड़ी बहुत मात्रा कार्बोहाइड्रेट की। तो ये जो क्वेश्चंस आपको इन दो टॉपिक से रिलेटेड पहुंचाने का प्रयास किया गया है, मेरा मानना है ये वो अच्छे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप इन्हें जब सर्च करेंगे आप तो पाएंगे कि आपके लिए मेहनत कैसे हुई है। तो और आपको ये क्वेश्चन बार बार बताने का मेरा सेंस इसलिए है कि आप इनको, अगर एक बार भी आपने वीडियो को अच्छी तरह देखा होता या देखा होगा तो सारे आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। और मैंने आज के लिए आपका एक टास्क दिया है, आपको थोड़ी मेहनत कीजिए हल्की सी, और बताइए मुझे कि प्रोटोप्लाज्म का पीएच अगर 6.8 है तो नेचर में वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। और इसी तरीके से अगली वीडियो जो हमारी आएंगी, मैं 3-3, 4-4 वीडियो इकट्ठा कंटेंट आपको नहीं दूंगा, मैं आपको 2-2 वीडियो के 3 वीडियो के बाद उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस देता रहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। एक टास्क तो आपका आज का तय ही है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छा लगता है, और मौका मिल जाए दबा दीजिएगा शेयर वाला बटन, जिससे कि वीडियो सब लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।